नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता हमारी इकाई 5 चल रही है, लिखना सीखना। और इसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे, कुछ टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक है लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य, कि लिख कर अभिव्यक्त करने का क्या उद्देश्य रहता है। तो लिख कर अभिव्यक्त करने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, क्योंकि लिख कर अभिव्यक्त करना जो एक हमने बात की थी कि जो लिखा हुआ रूप होता है वो स्थायी रूप होता है। उसको हम कभी भी कहीं भी उसको मतलब कि किसी भी वक्त उसको उठाकर पढ़ देते हैं। और मौखिक है, उसे वापस से सुनने के लिए या उसे समझने के लिए हमें पुनः आवृत्ति की आवश्यकता रहती है। मतलब कि कोई व्यक्ति वापस बोले, लेकिन लिखा हुआ रूप, उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया रूप हम कभी भी खोलकर पढ़ सकते हैं। तो उसका दोनों के अंतर्गत ये अंतर है कि वो स्थायी रूप से हमारे पास संग्रहित रहता है लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति के कुछ उद्देश्यों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला है लिख कर अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास। पहला उद्देश्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों को लिखकर व्यक्त कर सके, ऐसी क्षमता का विकास करना लिखित अभिव्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, जो चीजें हमें केवल पढ़कर या सुनकर जिनमें अंतर नहीं मतलब कि अंतर हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही चीज हम जब लिखते हैं तो हमें उनमें अंतर क्या है वो स्पष्ट हो जाता है। तो रचना रूप, रचना के रूपों के अंतर्गत निबंध है, कविता है, कहानी, विभिन्न प्रकार के जो विधाएं उनका लेखन आता है। उन लेखनों में क्या अंतर होता है, उनमें किस प्रकार की अभिव्यक्ति करनी है। हम दोहे और कविता दोनों में अंतर होता है। दोहा किस प्रकार लिखा जाता है और कविता है उसकी रचना किस भाव से की गई है, वो दोनों में अंतर होता है। इन दोनों में अंतर है, एक लिखित रूप में जब हमारे सामने होगा तभी हम उनमें अंतर कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो शब्द है उनमें निहित अर्थों के अंतर्गत जो अंतर करना है वो भी हम लिखित रूप में ही कर पाते हैं। तो रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से भी लिखित अभिव्यक्ति की जाती है। फिर है रचना रूपों की मौलिकता। रचना रूपों की मौलिकता जानने की योग्यता। रचना रूपों की मौलिकता जानने की योग्यता प्राप्त करना। कौन सी चीज मौलिक है, मूल रूप में है, वो ऐसी जानकारी ज्ञात करने के लिए भी जो लिखित अभिव्यक्ति की जाती है। लिखा हुआ ज्ञान है और हमें ये ज्ञात करना है कि ये रचना मौलिक मतलब कि खुद की है या नहीं है, ये किसी और के द्वारा कॉपी की गई है। ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर डिफरेंस है वो हम लोग कर पाते हैं। तो मौलिकता, रचना रूपों की मौलिकता का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भी हमें लिखित रूप से ही होती है। फिर है भाषा और साहित्य में रुचि। भाषा और साहित्य में रुचि। भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग ये कहते हैं कि विद्यार्थी है विभिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़ने में उनकी रुचि उत्पन्न होगी। जब ऐसा साहित्य लिखा गया होगा या हमारे पास संग्रहित होगा तभी तो बालकों में हम इस रुचि का विकास कर सकेंगे। तो लिखित जो अभिव्यक्ति है, लिखी हुई अभिव्यक्ति का उद्देश्य ये भी होता है कि विद्यार्थियों के अंदर भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब हम बात करेंगे अच्छी लिखित अभिव्यक्ति की विशेषताएं। अच्छे लिखित कार्य की विशेषताएं। अच्छे लिखित कार्य की विशेषताएं। तो अच्छा जो लिखित कार्य है वो विभिन्न विशेषताओं को लिए होता है। कुछ विशेषताएं जो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहली है यह बालकों के लिए उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और सृजन चिंतन
सृजन चिंतन तथा रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाला होता है। अच्छा, जो लिखित कार्य होता है वो बालकों के अंतर्गत उत्साहवर्धक, उस लिखित कार्य के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके एक बालक है वो अपने अंतर्गत उत्साह की भावना जागृत करता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सृजन शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है और रचनात्मक रूपों से संबंधित उसके अंदर शक्ति जागृत होती है। मतलब कि उन रचनाओं को देखकर वो स्वयं भी इन रचनाओं को लिखने का कार्य करता है। फिर है दूसरी विशेषता, वह बालक के द्वारा ही किया हुआ होता है, न कि अभिभावक द्वारा। अब एक अच्छा लिखित कार्य है वो अगर अध्यापक वो लिखित कार्य विद्यार्थियों को देता है तो उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो अभिभावक द्वारा नहीं किया गया हो, उस कार्य को बालक के द्वारा ही किया गया हो। तीसरी विशेषता ये होनी चाहिए, पूर्वाचार संबंध रखने वाला और उद्देश्यनिष्ठ होता है। मतलब कि पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उससे संबंधित होता है और उद्देश्यनिष्ठ होता है। चौथा है, नकल की संभावना कम होती है। मतलब कि अध्यापक द्वारा जो कार्य विद्यार्थियों को लिखित रूप में करने के लिए दिया जाता है, तो अगर एक अच्छे लिखित कार्य की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत नकल की संभावना की होती है। मतलब बालक है वो ना तो पुस्तक में से देख के लिखता है और ना ही अध्यापक द्वारा लिखवाया गया उस कार्य को करता है, वो स्वतः ही याद करके अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त करने का कार्य करता है। फिर पांचवा है, विभिन्न प्रयोजनों में आधारित होता है। और वो अच्छे लिखित कार्य है वो विभिन्न प्रकार के प्रयोजन, मतलब अध्यापक है वो कभी कक्षा कार्य के रूप में उन्हें दे सकता है ऐसा अच्छा लिखित कार्य, कभी उन्हें टेस्ट के रूप में प्रदान कर सकता है, कभी गृह कार्य के रूप में, तो विभिन्न प्रकार से इन प्रयोजनों के आधार पर उन्हें प्रदान कर सकता है। अब है लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपयोग। लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपयोग। लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय। लेखन के बालकों के अंतर्गत लेखन की रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जाती है, वो वैसे उपाय। तो पहला है प्रतियोगिता पुरस्कार का आयोजन। बालक है वो किसी प्रतियोगिता और उस पर आधारित पुरस्कार दिए जाने की बात करते ही वो अपने अंतर्गत रुचि स्वतः ही जागृत करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान है कि हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो लेखन का अगर विकास करना है तो ऐसी प्रतियोगिता आयोजन किया जाए और विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार दिया जाए जिससे कि उनके अंदर लेखन के प्रति रुचि जागृत हो सके। दूसरा है मेरा संग्रह नामक डायरी। अध्यापक है वो कक्षा में बातचीत करते हुए विद्यार्थियों से ये कहे कि आप भी अपने द्वारा, आपको अगर कहानी में रुचि तो कहानी का संग्रह कीजिए। विभिन्न प्रकार के संग्रहों की बात करते हुए उन्हें स्क्रैप बुक वगैरह बनवाए या कोई ऐसी डायरी लिखने के लिए कहे जिससे कि बालकों के अंदर लिखने की क्षमता का विकास हो सके। नेक्स्ट है रचना कार्य। अध्यापक है
किसी भी रचना कार्य को विद्यार्थियों को करवाए तथा गृह कार्य के रूप में भी उन्हें इन रचना कार्यों को दे, जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर लेखन की क्षमता का विकास हो सके। उदाहरण के लिए अगर अध्यापक है वो किसी निबंध को सिखा रहा है तो विद्यार्थियों से भी कहे कि आसपास, मतलब कि जैसे अगर मान लो कोई पाठ आ रहा है, माँ से संबंधी, बहन से संबंधी या भाई से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की जा रही है, तो विद्यार्थियों को कहे कि उन पर 10 लाइनें या एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार से रचना का कार्य करवा सकता है। फिर है छात्रों की, फिर है हस्तलिखित पत्रिका। हस्तलिखित पत्रिका विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार की, ये तो एक केवल एक्टिविटी बताई गई है कि विद्यार्थी है, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की एक पत्रिका बनवाई, जैसे कि विद्यालय में पत्रिकाएं छपती है, उसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है, तो वैसे ही वो एक कक्षा पर आधारित एक पत्रिका का निर्माण करें, जिससे कि विद्यार्थियों में, क्योंकि जब वो इन पत्रिकाओं का निर्माण करेंगे तो सही गलत शब्दों का चयन वो करेंगे, वहाँ पर साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना वो सीखेंगे और लेखन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वो करना वहाँ पर सीखेंगे। तो इस प्रकार हस्तलिखित पत्रिका का निर्माण करवा के। फिर है छात्रों के कार्यों की सराहना। छात्रों की कार्यों की सराहना सबसे जो कहें कि महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि विद्यार्थी जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी सराहना की जाए और उनके कार्य को गलत बताकर या बेकार कह के उन्हें हतोत्साहित न करें, तथा विभिन्न प्रकार की इन क्रियाओं के माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं, इन उपायों को करते हुए एक अध्यापक है विद्यार्थियों में अच्छे लेखन की योग्यता का विकास कर सकता है। अब देखिए गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत देखिए, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य, विशेषताएं एवं उपायों का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाना है। और अंत में, इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित है, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।